आज का जो हमारा ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आप सभी लोग, ये आरपीएससी का पेपर है मेडिकल सोशल वर्क का। मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट्स के संदर्भ में ये चीज़ें आती हैं। पेपर एक बार हुआ था 2023 में मेडिकल सोशल वर्क का, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैंने 4 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। आज ये 5वां पार्ट है, ये 5वां पार्ट है। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है आपको प्रश्न को, फिर उसके बाद आपको उसका जवाब देना है। बाकी हर एक प्रश्न के पीछे मैं तर्क भी दूंगा। इसके बाद आपके 7 बजे से भी प्रैक्टिस है, लेकिन वो ग्रुप वर्क पर है ना, प्रैक्टिस है वो ग्रुप वर्क पर है, तो आप लोग बने रहिएगा इसी लिंक पर। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए, परिवार कल्याण एजेंसियां निम्न में से परिवारों की मदद नहीं करती है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 81 है, और इसमें से कौन सा है जो मदद नहीं करती है? सर बेरोजगारी सर। ठीक सर। ओके, बेरोजगारी आप कह रहे हैं। क्या अ, चार सर फर्स्ट फोर्थ। ओके, किसी बच्चे ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट का चुनाव किया है। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। चलिए म्यूट हो जाइए, एक बार मेरी बात को सुनिए। सवाल कहता है कि परिवार कल्याण एजेंसियां, परिवार कल्याण एजेंसियां यानी इसका मतलब है फैमिली वेलफेयर एजेंसी है। उनमें कहा कि निम्न में से परिवारों की मदद नहीं करती, मतलब हेल्प नहीं करती परिवार की। एक है जो है बीमा सुविधा, एक है आर्थिक कठिनाइयाँ, एक है बेरोजगारी, एक है खराब रहने की स्थिति या अस्वस्थता या वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद एवं ऐसी अनेक समस्या। तो परिवार कल्याण एजेंसियां जो हैं परिवार की मदद करती है। अगर किसी परिवार के अंदर किसी व्यक्ति का या सदस्य कोई विवाद में या उसके पास कोई समस्या है, तो उसके संदर्भ में सोशल वेलफेयर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो परिवार कल्याण एजेंसियां वहाँ पे काम करती है। तो जो फोर्थ वाला विकल्प है ये आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया है परिवार की मदद कौन नहीं करता है, ये तो करता है, यानी 4 वाला। बेरोजगारी पर अगर हम बात करते हैं तो परिवार कल्याण एजेंसियां बेरोजगारी पर भी अपना रोल अदा करती है। साथ ही साथ परिवार कल्याण एजेंसियां परिवारों में अगर किसी को आर्थिक स्थिति की लेकर समस्या है, तो जो योजनाएं वगैरह जो कार्यक्रम वगैरह चलाए गए हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी मदद की जाती है, इसलिए आर्थिक कठिनाइयां भी आती है ना। तो परिवार कल्याण एजेंसियों का फोकस है ना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक कहना है कि एजेंसियां आमतौर पर परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य और बाल कल्याण सहित परिवार सहायता सेवाओं की व्यापक श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसलिए परिवार कल्याण के एजेंसियों में जो दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन या विकल्प है वो सही है। लेकिन अगर मैं पहले विकल्प पर बात करता हूं तो बीमा सुविधा है। आमतौर पर परिवार कल्याण एजेंसियां परिवारों के लिए बीमा सुविधा प्रदान करना या सीधे प्रतिबंधित करने जैसी क्रियाओं पर और उन क्रियाओं में मदद के संदर्भ में रोल नहीं आता है इसका, परिवार कल्याण एजेंसियों का। बल्कि यहां परिवार कल्याण एजेंसियां, आपने नाम सुना होगा PMJAY करके एक स्कीम है, एक योजना है जो बेसिकली आयुष्मान भारत के अंतर्गत संचालित की गई है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा और आश्वासन योजना है, उसके संदर्भ में बीमा सुविधा का रोल हमें देखने को मिलता है ना। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो 23 सितंबर 2018 को चलाया गया था, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना PMJAY, जो बेसिकली 23 सितंबर 2018 में चलाया गया था। ये योजना के तहत बीमा सुविधा का रोल है, परंतु परिवार कल्याण एजेंसियों के माध्यम से बीमा सुविधा के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। अब यही जो आयुष्मान भारत योजना है, जो यही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बेसिकली चलाया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी 14 अप्रैल को, और उस दिन से इसको बेसिकली लागू कर दिया गया। शुरुआत हुआ था झारखंड के रांची जिला से ये योजना, ठीक है। और 2018 में बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री थे अरुण जेटली महोदय, उन्होंने ही इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की घोषणा की थी। तो वह पार्ट बीमा सुविधा का होगा, परंतु परिवार कल्याण योजना के संदर्भ में अगर आपसे सवाल यहां पर पूछा गया है तो बीमा सुविधा वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट माना जाएगा आप सभी लोगों का। तो ये सवाल आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। परिवार कल्याण एजेंसियां परिवारों को सरकार के द्वारा प्रायोजित बीमा कार्यक्रमों से जोड़ने में भूमिका निभाती है, पॉलिसी और मैनेजमेंट और प्रबंधन में रोल नहीं निभाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, डैश नीति का उद्देश्य 2010 तक कुल प्रजनन दर की प्रतिस्थापन स्तर पर लाने के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना निम्न में किसके द्वारा से किया गया था, जहां ये रोल हम लोगों को देखने को मिला। सही विकल्प क्या होना चाहिए इस प्रश्न का? सी नंबर सर, सी नंबर। 2023 मेरे दृष्टिकोण से ये विकल्प सही नहीं है। एक बार और आप थोड़ा सा सोचें। सर सॉरी बी सर, बी दूसरा होगा, दूसरा। यहाँ दूसरा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 वर्ष 2000 में घोषित भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जो उद्देश्य था वो था कि जनसंख्या की प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करना और 2010 तक कुल प्रजनन दर की TFR जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन के स्तर पर लाने की बात कही गई थी। इस नीति का एक दीर्घकालिक उद्देश्य है जो 2045 तक का है। गर्भ निरोधक की अधूरी जरूरतों को संबोधित करेगा ये नीति। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करेगा ये नीति। इस क्रियाओं में आपका एक अहम रोल अदा करता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की। सही विकल्प ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है। ये क्वेश्चन IMP है मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए, ध्यान रखेंगे ये प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम 2021 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी को स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? सामने क्वेश्चन नंबर 83, ऑप्शन नंबर 2। ओके, 83 में विकल्प आप दूसरे का चुनाव कर रहे हैं और यहाँ विकल्प दूसरा जो है परंपरागत नीम हकीम पेशेवर, जो ऑप्शन है यही विकल्प आपका सही है। ऐसा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय संबद्ध सेवा व्यवसाय आयोग अधिनियम है जो 2021 का है। स्वास्थ्य व्यवसायों के रूप में ये बेसिकली प्रकट होता है और इस क्रिया में पोषण विज्ञान पेशेवर की मान्यता देता है, व्यावसायिक चिकित्सा पेशेवर पर बल देता है, चिकित्सका या चिकित्सा प्रौद्योगिकी विद पेशेवर पर बल देता है, लेकिन परंपरागत
नीम हकीम पेशेवर ऑप्शन पे अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और सही विकल्प आपका दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ इस अधिनियम के संदर्भ में स्वास्थ्य एवं संबद्ध देखभाल व्यवसायों को भी नियमित करना है और उनकी शिक्षा और सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करना है और स्वास्थ्य देखभाल तक उनके पहुंच में सुधार करना है। फिजियोथेरेपिस्ट, व्यावसायिक चिकित्सा टेक्नीशियन जैसे पेशेवर को ये शामिल करता है। सही विकल्प में अगर आपका देखा जाए तो जो दूसरा वाला विकल्प है ये विकल्प आपका सही माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। सवाल यह है कि निम्न में से किस प्रावधान को एक सामाजिक सुरक्षा उपाय माना जा सकता है? उपाय माना जा सकता है, बताइएगा। सर फर्स्ट। सर विधवाओं के लिए पेंशन तो है सर। ओके, देखिए यहाँ यदि आप लोगों से बात किया जाए इस प्रश्न के दृष्टिकोण से तो बड़े ही ध्यान पूर्वक आप बात को समझना। विधवाओं के लिए पेंशन की बात सही है, वृद्धावस्था पेंशन की बात सही है और मातृत्व लाभ। मातृत्व लाभ भी आपकी सही है। अब सुनिए, इसके अंतर्गत 4 बातें आती हैं। पहला, विधवाओं के लिए पेंशन, इसका मतलब कि यह एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है क्योंकि यह उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया है। तो ये सामाजिक सुरक्षा का उपाय माना जाएगा, है ना। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के लेख में इस योजना का उल्लेख एक सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में किया गया है, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट है वृद्धावस्था पेंशन। यह सामाजिक सुरक्षा का भी एक प्रकार से प्रमुख कंपोनेंट या घटक के रूप में जाना जाता है, जो व्यक्तियों को उनके जीवन के अंतिम वर्षों में प्रायः सेवानिवृत्त के बाद यानी रिटायर्ड के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मदद करता है ना। तो वृद्धा पेंशन योजना पर चर्चा की गई है। वृद्धावस्था पेंशन का पार्ट सामाजिक सुरक्षा का उपाय माना जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, यहां एक है बैंक से आवासीय ऋण। इसका मतलब देखो, सामाजिक सुरक्षा के कंपोनेंट के रूप में यह नाम नहीं आएगा। से आवासीय ऋण का मतलब होता है वित्तीय लेन देन। ये सामाजिक सुरक्षा उपाय नहीं है, या तो घर खरीदने के लिए लिया गया ऋण है कि नहीं। बैंक से आवासीय ऋण का मतलब यही होता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि घर खरीदने के लिए लिया गया ऋण है और यह एक व्यक्तिगत वित्तीय निर्णय है, ना कि सरकार या समाज के द्वारा प्रदान की गई एक प्रकार की सुरक्षा। तो ये सुरक्षा नहीं है, तो इसलिए आप इसको सी को हटा दीजिए। डी, व्यवसायिक बैंक से विद्यार्थी ऋण। आप ये कह सकते हो कि जो वाणिज्य बैंक हैं, वाणिज्य बैंक जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, उन बैंक से स्टूडेंट को ऋण मिल रहा है या लोन मिल रहा है। तो मैं बता दूं, ये भी एक प्रकार का वित्तीय लेन देन है, ये भी सामाजिक सुरक्षा का उपाय नहीं है। या तो शिक्षा के वित्त पोषण में सहायता के लिए दिया जाने वाला ऋण है, यद्यपि यह ट्यूशन के बोझ को कम कर सकता है और एक व्यक्तिगत फाइनेंशियल जिम्मेदारी है, ना कि सामाजिक सुरक्षा का जाल है ये। अतः डी पॉइंट भी आपका नहीं है। मातृत्व लाभ की बात कर लेते हैं। यह एक सामाजिक सुरक्षा का उपाय है जो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं को वित्तीय सहायता और काम से छुट्टी प्रदान करता है, जिससे उनकी और उनके बच्चे की भलाई को सुनिश्चित किया जाता है। तो सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में मातृत्व लाभ के महत्व पर चर्चा की गई है। तो ई वाला पॉइंट आपका शामिल है। तो सही विकल्प
ए, बी और ई, आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85, आपको यहाँ पे सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको केवल विचार करने हैं और विचार के माध्यम से ही आप लोगों को उसको सम्मिलित करना है। सूची 1 में अगर आप देखिए तो आपके सामने जीवित रहने का अधिकार दिया गया है सूची 1 में, है कि नहीं। सूची 1 के अंतर्गत बी पॉइंट है विकास का अधिकार है, थर्ड पॉइंट संरक्षण का अधिकार है, डी पॉइंट है भागीदारी का अधिकार है। इस संदर्भ में ये नाम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जरा बड़े ध्यान सुनिएगा, इधर बच्चों को उनके समुदायों और राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाता है। तो बताइए क्या मैच होगा इससे? क्या डी ए वाला पॉइंट ऑप्शन नंबर डी, भागीदारी का अधिकार। सर भागी डी नहीं भाई, अगर बच्चों को अपने समुदाय और राष्ट्र के सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाता है बच्चों को, तो संरक्षण का अधिकार होगा। ये उसी की डेफिनेशन है ना। वो तो बी नंबर होगा ना सर, प्रोटेक्शन, राइट टू प्रोटेक्शन सर, रिक्वायर्स टू द चिल्ड्रन द सेफगार्ड अगेंस्ट ऑल द फॉर्म्स ऑफ अब्यूज नेगलेक्ट सर, वो बी नंबर जाएगा ना सर। सी का सर, सी का बी चल जाएगा सर, डी इसका डी जाएगा सर, फर्स्ट का डी जाएगा। चलिए कोई नहीं, एक बार मेरे दृष्टिकोण से एक बार इस चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। अगर आप यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों के अपने अधिकारों और राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाता है, तो जीवित रहने के लिए, विकास के अधिकार के लिए, संरक्षण का अधिकार, भागीदार का अधिकार सशक्त बनाता है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि यहाँ आपका मैच होगा, यहाँ पे भागीदारी का अधिकार है ना, डी का मैच होगा। बिल्कुल, ये आपका 4 नंबर यहाँ पर मैच हो जाएगा, 4 नंबर। दूसरा, आवश्यकता है कि बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से सुरक्षित किया जाए। विकास का अधिकार। मैच होना चाहिए, यानी ये विकास के अधिकार को रिलेट कराएगा। तो दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण से सुरक्षित कर रहा है बच्चों के संदर्भ। बिल्कुल सही जवाब है। इसका सर सी नंबर जाएगा ना सर, सर संरक्षण वाला रहेगा, राइट संरक्षण जाएगा सर, और ये 4 का बी जाएगा सर। नहीं भी, इसका 4 का अगर मैं देखिए एक बार देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, सारे पढ़ लेते हैं, एक बार सारे पढ़ लेते हैं, रुक जाइए। जीवन के लिए एक बच्चे के अधिकार और उन जरूरतों की शामिल करता है। जीवन में अगर जीवन के लिए एक बच्चे के अधिकार और उन जरूरतों को शामिल करता है जो अस्तित्व के लिए सबसे बुनियादी है, अस्तित्व के लिए सबसे बुनियादी है, तो इसका मतलब है ये जीवन के रहने का अधिकार है, यानी ये आपका पहले से मैच हो रहा है। ठीक है। शिक्षा, खेल और अवकाश, सांस्कृतिक और गतिविधियां, सूचना तक पहुंच और विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। इसका पॉइंट जो रिप्रेजेंट होगा वो होगा विकास का अधिकार, है ना। ये सबका सही जाएगा भाई, क्यों ये सही होगा? ये आपका 4 नंबर से मैच होगा, ये दूसरे से मैच होगा, यहाँ इससे मैच होगा, यानी ये आपका बी हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ है? डी हुआ है, और ये आपका क्या हुआ है? ए हुआ है। ठीक है। अब इसमें बचा कौन सा है? दूसरा वाला, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण से सुरक्षित किया जाता है, तो इसका मतलब ये सी से बचा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट हुआ है। ये सही मैच हुआ कि नहीं बताइए, कि अभी भी कहीं डाउट लग रहा है? हाँ ये सही है सर, ये सही है, ये सही है सर। तो ए का हो गया आपका, पहले का हो गया 3, और बी का हुआ है आपका, बी किससे मैच हुआ है आपका? 4, और सी मैच हुआ है आपका 2 से। ठीक है, सी मैच हुआ है 2 से, और डी मैच हुआ है 1 से। यह ऑप्शन सही है कि नहीं? तो देखो, बच्चों को अपने समुदाय और राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाता है,
ये बात आप सभी लोगों का जो मैच होगा वो भागीदारी का अधिकार मैच होगा। आवश्यकता है कि बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण और सुरक्षित किया जाए, तो ये संरक्षण का अधिकार को रिलेट कराएगा, यानी ये आपका दूसरे से मैच होगा। और फिर उसके बाद जीवन के लिए एक बच्चे के अधिकार और उन जरूरतों को शामिल करे जो अस्तित्व से संबंधित बुनियादी हो, तो उस दृष्टिकोण में ये पॉइंट जीवित रहने का अधिकार हो जाएगा। और शिक्षा, खेल, अवकाश, सांस्कृतिक गतिविधि, सूचना तक पहुंच, विचार, धर्म, विवेक, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये मैच हो जाएगा विकास का अधिकार। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में 3 4 2 1 होगा वही विकल्प सही होगा। 3 4 2 1, जैसा कि विकल्प नंबर आपका दूसरा देख रहे हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा ये बेसिकली स्टार्ट हुआ। और ये बताइए किस मंत्रालय का प्रयास था ये। और यहाँ पे कहा भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास लेकिन 3 मंत्रालय का नाम बताइए, 3 मंत्रालय नाम बताइए, 3 मंत्रालय का नाम। बी नंबर होगा, ए सी डी सर। ए बी डी सर, ए बी सी। एक तो देखिए आप लोगों का अगर हम बात करते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में एक अपना अहम रोल अदा करता है। और ये पहला ए तो सही पहले ही होगा सर, है ना, पहला आपका सही है यहाँ पे। दूसरे बात करते हैं अगर हम लोग, तो सामाजिक स्वास्थ्य एवं अधिकारिता मंत्रालय ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पार्ट नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का नाम आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो आपका यहाँ पर ए और सी सही हो जाएगा। और उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो है, ये भी एक प्रकार से एक ऐसा मंत्रालय है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को शामिल करता है। गृह मंत्रालय यहाँ पर नहीं होगा और न ही आपका सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय होगा। तो सही ACD बात किया जाए तो CD ACD सेकंड। देखो महिला एवं बाल विकास सभी को पता होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को पता होगा, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय बहुत कम को पता होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये भी कार्यक्रम जो है, मंत्रालय जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, यानी उसको अंतर ये काम आता है। तो सही विकल्प के रूप में ये दूसरा सही है। IMP क्वेश्चन है, आज के समय में ये ट्रेंड चल रहा है ऐसे प्रश्नों का। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से सवाल जो है परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा, IMP क्वेश्चन है ये। HDI का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना है ना, HDI ह्यूमन इंडेक्स, सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये। इसके अंतर्गत विस्तारित रूप डैश है और 3 प्रमुख घटक है जहां बेसिकली संयोजित के रूप में शामिल किए गए हैं। तो सही विकल्प क्या होना चाहिए? सर 4 सर, चौथा सर। ओके, चौथा है सर। चौथा आप सभी लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का सही पॉइंट जो होगा वो आपका दूसरा होगा। HDI एक विस्तारित रूप है मानव विकास सूचकांक, जो कि दूसरे में दिया हुआ है, जहां 3 प्रमुख घटक हैं, दीर्घ आयु, ज्ञान और आय। ये पॉइंट आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। तो मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो मानव विकास की 3 बुनियादी आयाम हैं, जहां औसत उपलब्धियों के एक प्रकार से माप करता है। तो उस कंडीशंस में, अगर उस परिस्थिति में बात होती है, तो हमारे सामने एक दीर्घ आयु आता है जहां स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान जहां बेसिकली एजुकेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, और आय जहां आयु के संदर्भ में, आयु का मतलब यहाँ पे दर्शाया गया है जो है एक प्रकार से जीवन स्तर को, उसके जीवन स्तर को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये HDI के संदर्भ में। ठीक है, HDI के परिप्रेक्ष्य में, इसके दृष्टिकोण में मानव विकास सूचकांक इसका नाम है पूरा। मानव विकास सूचकांक में अगर देखा जाए भारत का स्थान, ठीक है, भारत का स्थान, तो बता सकते हैं इसका स्थान भारत का कौन से नंबर पे है? ये 134वें स्थान पर है 193 देशों में से।
ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ही इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया था 2022 में कि मानव विकास सूचकांक में भारत 193 देशों में से 134वें स्थान पर है। ठीक है, 134वें स्थान पर है। हम चाहेंगे कि इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने इसे 1990 में पेश किया था। कब पेश किया था? संयुक्त राष्ट्र ने 1990 में इसको बेसिकली पेश किया गया था, मानव विकास सूचकांक, है ना। तो याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। इसके संदर्भ में आप लोग ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और पहली बार मानव विकास सूचकांक जब 1990 में आया तो एक विद्वान थे जिनका नाम था महबूब उल हक। कहाँ के रहने वाले हैं ये महबूब उल हक? पाकिस्तान के। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। और भारत में अगर किसी व्यक्ति का नाम देखने को मिला तो अमर्त्य सेन, जिनको भारतीय नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 3 आयाम है, वही 3 आयाम। जीवन प्रत्याशा, नोट कर लीजिएगा, ये पेपर में आता है ऐसे ही लिखा हुआ, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तक पहुंच, और तीसरा और आखिरी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। तो ये 3 बातें इसके संदर्भ में याद रखिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले स्थान पर नॉर्वे है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, भारत का खासकर याद रखेंगे आप सभी लोग, भारत का। देखिए, अगर आप लोगों ने पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा है और के बारे में, तो आपको मालूम होगा कि 2015 में सुगम्य भारत अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान विकास के किस क्षेत्र से संबंधित रहा है? क्वेश्चन नंबर 88। पीडब्ल्यूडी से सर। पीडब्ल्यूडी से। आरपीडब्ल्यूडी है ना सर? हाँ, आरपीडब्ल्यूडी भी हो सकता है, पीडब्ल्यूडी भी हो सकता है, दोनों चीज़ें बन सकती है। पर्सन विद डिसेबिलिटी भी बन सकती है, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी भी बन सकती है। तो सही विकल्प पहला ही होगा। ठीक है, कब आया था? तो 2015 में। ये भी चीज़ें याद रखिएगा इसके साथ। 3 नवंबर 2015। हाँ। क्वेश्चन नंबर 89, सांस्कृतिक विलंबना क्या है? सांस्कृतिक विलंबना का मतलब होता है कल्चर लैग। ये कल्चर लैग अवधारणा किस विद्वान ने दिया है? तो आकबर्न ने दिया है। किसने दिया है? आकबर्न ने दिया है। अच्छा, कल्चर लैग होता है, बताइए। सही विकल्प बताएं इस प्रश्न का। देखिए सर दूसरा, सर सेकंड। दूसरा बी, दूसरा है सर। देखिए, मैं बताता हूं। कल्चर लैग, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक अंतराल, उस घटना को यह संदर्भित करता है भौतिक संस्कृति में प्रगति गैर भौतिक संस्कृति के अनुकूलन से आगे निकल जाए। कोई पॉजिटिव कार्य है, नेगेटिव कार्य से आगे निकल जाए, अपने प्रौद्योगिकी तेजी से बदलाव आ जाए, वह पार्ट इसको दर्शाता है। भौतिक संस्कृति का मतलब होता है जैसे टेक्नोलॉजी, टूल्स, कोई अमूर्त चीज़ें, सॉरी कोई मूर्त चीज़ें, वो भौतिक संस्कृति है। अमूर्त नहीं आता भौतिक में, मूर्त आता है। अमूर्त पहलू को शामिल करता है जिसमें वैल्यूज, नैतिकता, सामाजिक मानदंड इत्यादि से शब्द शामिल किए गए हैं उसमें, है ना। अब देखिए, सांस्कृतिक विलंबना आकबर्न के द्वारा जब विकसित किया गया तो उसने बताया कि तकनीकी प्रगति और सामाजिक अनुकूलन के बीच संभावित तनाव को उजागर करना, प्रॉब्लम्स को उजागर करना। तो एक ऐसी स्थिति, पॉइंट नंबर 4 देखिए, एक ऐसी स्थिति जिसमें संस्कृति के कुछ भागों में अन्य संबंधित भागों की उपेक्षा परिवर्तन तेज दर से होता है, फिर परिणाम स्वरूप व्यवधान उत्पन्न भी होता है, और यह क्रिया
कल्चर लैग की है। ये एक्टिविटी किसकी है? तो कल्चर लैग की है ना। हम चाहेंगे इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी, ठीक है, नवाचार, परिणाम, सामाजिक समस्या को लेना और फिर उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, उस संदर्भ में कल्चर लैग को रोल दिखाया जाता है ना। यह है कल्चर लैग, इम्पॉर्टेंट है। हम चाहेंगे कल्चर लैग के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। कल्चर लैग सांस्कृतिक अंतराल होता है, भौतिक संस्कृति और गैर भौतिक संस्कृति के बीच में जो अंतर होता है उसी का आइडेंटिफाई करता है ना। इसकी संस्कृति को नव तकनीक नवाचार के साथ तालमेल बैठाना दर्शाता है कल्चर लैग, है ना। तो 4 सही होगा। 1922 में जो है ये आगबंड के द्वारा दिया गया था, ठीक है, 1922 में आगबंड के द्वारा दिया गया था। पॉइंट नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से सामाजिक समस्या के बारे में बताइए कौन सा कथन जो है गलत लिखा हुआ है। सामाजिक समस्या समय के साथ बदलती है, सही बात है। एक समस्या को हमेशा एक सामाजिक समस्या के रूप में माना जाता है। एक समस्या को हमेशा बेसिकली एक सामाजिक समस्या के रूप में माना जाता है, तो उस दृष्टिकोण में ये स्टेटमेंट गलत है। सामाजिक समस्या के बारे में पूछा था कौन सा गलत है, तो वही दूसरा गलत है ये, है ना। तीसरा में सामाजिक मानदंड और विचलन के रूप में माने जाने की स्थिति होती है। सामूहिक प्रयासों से सामाजिक समस्या का समाधान भी संभव है। तो सही विकल्प आपका यहाँ पे, सॉरी ये तो गलत हो गया क्योंकि यह असत्य है। सामूहिक प्रयासों से सामाजिक समस्या का समाधान संभव है। प्रयास से सामाजिक समस्या के बारे में कौन सा असत्य है? ठीक है, असत्य है, ये तो सत्य हो जाएगा फिर। ये सत्य, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा सर। यहाँ दूसरा ही सही होगा, बिल्कुल दूसरा सही होगा। भारत में किशोर अपराधी की आयु कितनी निर्धारित की गई है? ये तो आसान है। पहला है सर पहला पहला है सर, पहला। पहला है ए नंबर पहला है। लड़कों की आयु 18 वर्ष है, लड़की की आयु 18 वर्ष है। ये शादी की बात तो आप लोग पहला बता रहे तो शादी के लिए है। हो। हाँ, पहला शादी के लिए बता रहे हो, बिल्कुल सही जवाब। पहला ऑप्शन शादी की आयु को दर्शाया गया है, दूसरा ऑप्शन किशोर अपराध की आयु को दर्शाया गया है ना। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, लेकिन शादी वाला तो पहला वाला गलत माना जाएगा ना। चौथा सही होगा सर, इसका चौथा। चौथा कहाँ सही होगा? दूसरा सही होगा सर। यहाँ विकल्प दूसरा सही है, चौथा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। सवाल है कि भारत जी सर। में किशोर अपराध की आयु निर्धारित कौन सी की गई है? तो केवल और केवल दूसरा ऑप्शन आप ही माना जाएगा इस प्रश्न में, है ना। ओके सर। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अच्छा क्वेश्चन ये भी, अपराध वगैरह आजकल हो रहे हैं, इसके संदर्भ में जरूर पूछेगा आपसे परीक्षा में सवाल, ठीक है। तो लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। संभवतः किशोर या वयस्कता की आयु कुछ अधिकार क्षेत्र में विवाह के लिए न्यूनतम आयु को भी संदर्भित किया गया है। तो जहाँ न्यूनतम आयु की बात होती है तो वो चीज़ें आपको पता होगा, बाल विवाह निषेध अधिनियम वाला 18 और 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 का, निम्न में बताइए कौन सा अधिनियम है जो भारत में नशीली पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित है? सर दूसरा सर, स्वापक औषधि या मन प्रभावित पदार्थ 1985 नहीं, सर। पहला है सर, पहला। ये सेकंड सर। दूसरा है। अपने नारकोटिक वाला दूसरा है सर। हाँ देखो, नारकोटिक अच्छा, नारकोटिक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, सेकंड है सर। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। बिल्कुल। यहाँ जो आपने ऑप्शन नंबर दूसरा बताया है सन 1985 का, ये सही जवाब है। ये सही दृष्टिकोण है कि स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, जिसे आमतौर पर NDPS एक्ट के नाम से हम लोग जानते भी हैं, भारत की संसद का एक ऐसा अधिनियम
जो किसी भी मादक दवा या मन प्रभावी पदार्थ के उत्पादन या निर्माण या खेती या कब्जे या बिक्री या खरीद या परिवहन या भंडारण या उपभोग इत्यादियों पर प्रतिबंधित करता है या प्रतिबंध लगाता है। तो उस संदर्भ में ये नाम आता है। सवाल ये था केवल कि भारत में नशीली पदार्थों के दुरुपयोग का बताओ कौन सा एक्ट है, नशीली पदार्थों के संदर्भ में, और वो है दूसरा एक्ट। नाइन्टी 93 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा गरीबी का आयाम नहीं है। गरीबी का आयाम नहीं है। तो देखो, गरीबी का आयाम कौन सा नहीं है? संसाधनों तक की पहुंच, है ना। अगर मैं आपसे इस प्रश्न पर बातचीत करता हूं तो सही विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर बी वाला ही करेक्ट माना जाएगा, है ना। संसाधनों का डिजाइन और विकास जैसे दस्तावेज, वेबसाइट या भौतिक वातावरण जो दिव्यांग लोगों के साथ या कई तरह के द्वारा इसका उपयोग में लाया जा सकता है। तो गरीबी का आयाम नहीं है। संसाधनों की पहुंच, बाकी आजीविका रणनीति का अभाव, असुरक्षा, निराशा की भावना, सामाजिक संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने में असमर्थता, ये सभी बेसिकली आयाम के रूप में जाने जाएंगे। दूसरा सही जवाब होगा। चलिए 94 बताइए आप लोग कि सामाजिक समस्या की दूसरा सर। ओके, सर चौथा सर, फोर्थ, सामाजिक समस्या अलग अलग व्यक्तियों को अलग कोर्ट से ही हुआ था इसका। सर आप समझ नहीं पाए। सवाल कहता है कि सामाजिक समस्या की विशेषता कौन सी नहीं है। समस्या के कई कारणों से या कारकों से कारण होता है, इसका विशेषता दूसरा है। सर। सामाजिक समस्याएं आपस में जुड़ी नहीं होती हैं। जी। समस्या आपस में जुड़ी नहीं होती है। अब देखिए सवाल को समझिए। सामाजिक समस्या की विशेषता नहीं है। जी सर, नहीं लिखा है सर। हाँ सर, ठीक है सर, जुड़ी नहीं होती सर। हाँ तो सर, बिल्कुल, तो इसलिए सामाजिक समस्या आपस में जुड़ी नहीं है। सामाजिक समस्या समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है, सही बात है। सामाजिक समस्याएं अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, ये भी बात सही है। तो कौन सी विशेषता नहीं थी? ऑप्शन नंबर सेकंड सही था। आसान क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर न्यायालय के अंतर्निहित दर्शन है, अंतर्निहित दर्शन का सही वर्णन करता है? सही वर्णन करता है। पहला। और भी कोई लोग हैं पहला, जो इस प्रश्न का पहला है सर। सर पहला ही होगा, दंडात्मक बजाय सुधार तीसरा होगा सर। पहले ही लग रहा है कोई कह रहा सर। दूसरा, चलो अच्छा ठीक है, हम बताता हूँ, ध्यान सुनिए। दंड के देखिए, बजाय किशोर न्यायालय है ना के अंतर्निहित दर्शन, ठीक है, जुवेनाइल कोर्ट है ये। अंतर्निहित दर्शन का सही वर्णन दंडात्मक के बजाय सुरक्षात्मक। अब तो ये आप सभी लोगों ने सुना भी है कि आजकल विद्यालय में मारते कहाँ हैं उनको, है ना। तो दंड वाली प्रक्रिया, ये तो मैं उस दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, एजुकेशन के दृष्टिकोण से, परंतु किशोर न्यायालय के अंतर्गत एक दर्शन के पॉइंट व्यू से अगर हम वर्णन करते हैं या विचार को अपने प्रस्तुत करते हैं तो सकारात्मक दृष्टिकोण यही होगा कि दंडात्मक के बजाय अगर उसे सुरक्षात्मकता जैसी क्रियाओं दिया जाए तब सुधार आएगा, अन्यथा सुधार नहीं बनेगा उसके अंदर। किसी व्यक्ति को दंडित अगर आप करोगे, क्या वो सुधरेगा? नहीं, वो और बिगड़ जाएगा, है ना। तो दंडात्मक के बजाय सुरक्षात्मक दृष्टिकोण किशोर न्यायालय के अंतर्निहित दर्शन का सही वर्णन करता है। इसका मकसद है कि बच्चों के लिए न्याय के साथ साथ उसकी देखभाल और संरक्षण करना भी होता है।
किशोर न्यायालय बच्चों की निर्भरता के नई अवधारणा को लागू करता है। सॉरी। और किशोर न्यायालय में बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत में किशोर न्यायालय या न्याय से जुड़े कानून के अंतर्गत एक एक्ट आता है सन 1986 का, और जो इसी का संशोधन एक्ट है बच्चों को देखभाल और संरक्षण अधिनियम, जो 2000 के नाम से आता है। किशोर न्यायालय में बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जाता है। वह क्रिया है दंडात्मक के बजाय सुरक्षात्मक, है ना। तो ऑप्शन यहाँ सही के रूप में अगर हम बात करेंगे, पहला विकल्प होगा, ना कि चौथा, ना ही तीसरा, ना ही दूसरा। ठीक है। दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, दंड। सुरक्षात्मक के बजाय सुधारात्मक हो सकता था, लेकिन सुरक्षात्मक और सुधारात्मक सिमिलर शब्द हैं। यह दर्शन का पार्ट ही नहीं बनेगा। सुरक्षात्मक के बजाय विकासात्मक, तो ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट है सुरक्षा और विकास के अंतर्गत, लेकिन एकदम टोटली डिफरेंट ऑप्शन। जहां डिस्कस, जहां तर्क, जहां दर्शन दिखता है, वो है दंडात्मक के बजाय सुरक्षात्मक, जो ऑप्शन नंबर ए है। सामाजिक अव्यवस्था के जो है लक्षणिकता फीचर आपको बताने हैं कौन कौन से सामाजिक। ऑप्शन नंबर 2 सर, ए और डी सही है सर। सर ए और डी सही है। ए और बी ए और डी। सही है। ए और डी। डी सर, डी। ओके ए और डी। लेकिन मैं आपसे बताता हूँ, सर ये सभी यहाँ देखिए, सहयोग की कमी। अव्यवस्था का मतलब जानते हैं, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब पॉजिटिव शब्द है, डिसऑर्गेनाइजेशन नेगेटिव शब्द है। लक्षण टीचर, सही होगा। इसका मतलब ये तो सही है। फिर सामान्य मूल्यों में घटता विश्वास, तो ये भी तो लक्षण बन गया सामाजिक अव्यवस्था का, दूसरा भी सही है। एकता में खलल, खलल का मतलब जानते हैं, खलल डिस्टरबेंस। डिस्टर्ब आप कह लीजिए, डिस्टर्ब आप कह सकते हैं। ठीक है, खलल या डिसबॉन्डिंग, बाधा या बैरियर डाल दिया उसमें, खलल। तो एकता में खलल भी सामाजिक अव्यवस्था की लक्षण। अनुशासन की कमी, ये भाई यहाँ तो सारे लग रहे हैं संदीप सिंह, ऑप्शन तो सभी सही है यहाँ पे भाई, जी सर, है ना, यहाँ तो सारे सही हो गए हैं। तो यहाँ इस प्रश्न के विकल्प में सर सभी के सभी ऑप्शन सही होंगे, यानी पहला विकल्प होगा। तो अव्यवस्था का मतलब था नेगेटिव परपेच, नकारात्मक दृष्टिकोण, है ना। और हमें यही आइडेंटिफाई करना था सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में, सामाजिक अव्यवस्था में। एक लाइन में बताना चाहूँगा, सामाजिक अव्यवस्था का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां सामाजिक मानदंड और मूल्यों का पालन नहीं होता है, नहीं किया जाता है, जिससे संघर्ष और अस्थिरता पैदा हो जाती है। संघर्ष और अस्थिरता जब पैदा हो जाएगी तो सहयोग की कमी भी दिखेगी, घटता विश्वास भी दिखेगा, एकता में खलल भी दिखेगा और अनुशासन की कमी भी दिखेगी। तो ये तो सही विकल्प पहला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्वेश्चन नंबर 97। परीक्षा में भी अगर आप आसान से देखो, पेपर में सवाल करने का तरीका होता है, सुनिएगा, यहाँ से सॉल्व करवा रहा हूँ कि पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे आप। ध्यान से एक सवाल बता रहा हूँ, नशा करने वाले व्यक्ति के, अब यहीं आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। जैसे ही आपको प्रश्न को पढ़ना है रुक रुक के, नशा करने वाले व्यक्ति के पुनर्वास के लक्ष्य इस प्रकार हैं। अब आपको पुनर्वास का मतलब जानना है। पुनर्वास का मतलब होता है व्यक्ति की जो असामाजिक समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को दूर करना, और उसको दूर करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ देना ही पुनर्वास का पार्ट बन जाएगा। अब इस सवाल के आधार पे आपको ऑप्शन का चुनाव करना है। सर ऑप्शन नंबर 3 कहता है संपूर्ण परहेज। पुनर्वास का लक्ष्य, नशा करने वाले व्यक्ति के लिए पुनर्वास करना है आपको। ध्यान सुनिए संदीप जी, अगर आप परहेज करेंगे तो जाहिर सी बात है रिहैबिलिटेशन का पार्ट बनेगा, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा। इसका मतलब है कि पहला पॉइंट सही है।
दूसरा पॉइंट, व्यक्ति के शारीरिक स्थिति में सुधार। नशा करने वाले व्यक्ति के लिए पुनर्वास का लक्ष्य, अगर शारीरिक स्थिति में सुधार करेंगे तो भी वह एक प्रकार से रिहैबिलिटेशन का पार्ट माना जाएगा, यानी ये भी सही जवाब है, दूसरा भी। तीसरा कहता है कि व्यक्ति की शिक्षा, नौकरी और सामाजिक और भूमिकाओं को फिर से शुरू करना। देखो अब ये फिर से शुरू करने का परिभाषा दे दिया यहाँ पे, पुनर्वास, पुनःवास, पुनः दोबारा से उस क्रिया में आना, पुनर्वास। तो व्यक्ति की एजुकेशन, नौकरी और सामाजिक भूमिका को फिर से शुरू कर देना। अभी किसके लिए? नशा करने वाले व्यक्ति के लिए। तो बड़ी पॉजिटिव पॉइंट लिखी हुई है, थर्ड पॉइंट, यानी ये भी आपकी सही है। चौथा, परिवार में पुनः प्रवेश करना, ये भी देखो यहाँ पे तो सारे के सारे सही हैं भाई। सर 3 सही होगा इसका। तीसरा सही है सर। हाँ 1 2 3 4 इसमें देखो सब लिखा हुआ है। किसी किसी ऑप्शन में लिख देगा सभी सही हैं, तो किसी किसी में 1 2 3 4 ऐसे सब लिख देता है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट सही है। तो प्रश्न है ना, रुक रुक के पढ़ना, अच्छे से करना। और देखो अब क्वेश्चन नंबर 98 के देख लो, बड़े ही विचार से करना, बड़े ही ध्यान पूर्वक करना है 98 को। जैसे पहला पॉइंट कहता, केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी उपाय, है ना, ऐसे भ्रष्टाचार विरोधी उपाय के रूप में निम्नलिखित विभाग की स्थापना की। अब ये आपको अगर विभाग पता है फिर तो भैया ठीक है, और यदि विभाग नहीं पता है तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है, लेकिन विभाग आपको आज मैं यहाँ पे बता दूँ। सर ए और बी सही है सर, ऑप्शन नंबर 2। ओके कोई बात नहीं सर, एक बार आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आपका जवाब मिल जाएगा। ओके सर। तो देखिए पहला पॉइंट है सर, यहाँ पे क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग, है ना, ये देखिए इसकी हिंदी एक प्रकार से है, और सतर्कता विभाग जो होता है वो बेसिकली, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, इसका मुख्य कार्य सर ये होता है कि कर्मचारी के खिलाफ निवारक, सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के साथ साथ उनको एक प्रकार से उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाना, या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना या आवाज़ उठाना, या आप कह लीजिए जागरूकता लाना, ठीक है, या जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम रखना, ठीक है। इस तरीके की गतिविधियां जो हैं प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग के द्वारा किया जाता है। किसके स्वरूप में? भ्रष्टाचार विरोधी उपाय के रूप में, है ना। लोगों को जागरूक करो। आपने ट्रेन में देखा होगा, ट्रेन में क्या आजकल हर जगह ऐसा होता है, पानी की जो बोतल्स होती हैं उस पर 15 रुपये लिखा होता है और लोग लेते हैं 20 रुपये। बहुत जगह ये कॉमन सी बात हो गई, और लोग आंख बंद करके ले लेते हैं। आप लोग क्या, हम भी ले लेते हैं जब जाते हैं सफ़र करने, तो हम थोड़ी ना उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, है ना। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सभी लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी, ठीक है। उस पर 139 एक कंप्लेन नंबर होता है, आप सबको पता भी होगा, रेलवे का। आप कंप्लेन कर सकते हैं उस पर, और आपकी बात पूरी की पूरी सुनी जाएगी। तो ये एक प्रकार से ना जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया 139 एक नंबर, तो मैंने आपको जागरूक कर दिया। इस क्रिया में प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग का एक अहम रोल देखने को मिलता है ना। इसमें आप पोर्टल है एक cvc.government.in करके आप साइट से भी कंप्लेन या शिकायत वगैरह दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक अधिनियम भी है जो 2003 का है, और सतर्कता का मतलब क्या है? किसी के पर्यावरण में होने वाले प्रासंगिक या अप्रत्याशित या कोई असामाजिक व्यवहार के प्रति जागरूकता लाना या जागरूक होने की क्षमता को डेवलप करना प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग का रोल होता है। तो ये तो है, ये बात सही है ना। दूसरी बात, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये तो आप भली भांति तरीके से जानते भी होंगे इसके बारे में, बहुत ही फेमस शब्द है भाई ये, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। इसको हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या जांच ब्यूरो भी कहा जाता है ना। तो एक प्रमुख एजेंसी है ये। यह ना अपराध
और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करता है। कोई पर्टिकुलर एक चीज की नहीं, उसमें भ्रष्टाचार भी शामिल है। केंद्रीय जांच ब्यूरो में बहुत सारी इसके अंतर्गत एक्टिविटी शामिल है और ये इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 में। 1963 में भ्रष्टाचार के संदर्भ में आपके लिए ये बड़ा अहम रोल अदा करती है ना, एक प्रकार से। तो ये बात ध्यान रखिए, भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है जहां बेसिकली विभिन्न प्रकार की जो भी मामले होते हैं उसकी जांच करता है और यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो। और उसके बाद तीसरा पॉइंट केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये कहीं ना कहीं प्रभाग से डिवीज़न, मतलब प्रभाग होता है, आयोग का मतलब बेसिकली अगर हम बात करते हैं कमीशन, तो ये दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता है। अब ये भारत सरकार का एक प्रमुख सरकारी संस्थान है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये संस्थान है। ऊपर वाला एक डिपार्टमेंट था, एक डिवीज़न था पहला वाला, जो प्रशासनिक के बारे में था, एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में था, लेकिन जो तीसरा वाला वो केंद्रीय के संदर्भ में है, केंद्र यानी सेंट्रल परिप्रेक्ष्य में है। तो ये भ्रष्टाचार से निपटने के लिए है ना बना है, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बना है। क्या बना है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। यह देश के सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होता है और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, 1964 में, और इसको वैधानिक दर्जा मिला सन 2003 में। 2003 में तो यह किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी के नियंत्रण से मुक्त है। समीक्षा करना, सुधार करना, सलाह देना, जागरूक करना, है ना, ये चीज़ें भी। तो ये भी भ्रष्टाचार के संदर्भ में है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों भ्रष्टाचार से संबंधित है। अब बात करते हैं चौथे के बारे में। चौथा कहता है डोमेस्टिक वायलेंस यूनिट को लेकर, यानी घरेलू सतर्कता, ठीक है, इकाई या यूनिट, है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ घरेलू स्थान, यानी अक्सर ये जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, अक्सर एक प्रकार से कम्युनिटी कह लीजिए, घर कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए, छोटे छोटे पार्टों में कह लीजिए, है ना, छोटे छोटे पार्टों के संदर्भ में नाम आप ले सकते हैं इस यहाँ पर। तो डोमेस्टिक जो यहाँ शब्द यूज़ किया गया, घरेलू सतर्कता इकाई, इनके संदर्भ में भी भ्रष्टाचार हो गया या अन्य कोई अपराध हो गया, उसके बारे में भी ये जागरूकता के इस परिप्रेक्ष्य में बात करता है। तो ये देखो जो 4 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं ऊपर से, प्रशासनिक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, घरेलू सतर्कता इकाइयाँ, जैसे होता ना शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक, यौन, धार्मिक, दुर्व्यवहार, आर्थिक इत्यादि, वो भी क्रियाएं शामिल रहेगी। और भ्रष्टाचार भी, इसके दहेज लेना देना भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, वो पार्ट भी आप डी वाले में रिलेट करा सकते हो, गलत नहीं होगा आपका, वो भी सही हो जाएगा। तो ये चारों के चारों भ्रष्टाचार विरोधी उपाय के रूप में काम करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और यहाँ पे सही विकल्प होगा ए, यानी ए पहला सही ऑप्शन है आपका, पहला। सारे हैं, सारे के सारे हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार विरोधी उपाय ना हो, और ये 4 है प्रेजेंट टाइम में भी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो परामर्शदाता के पास जाने में बाधा नहीं है? देखिए भाई, आपके पास जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ कौन सा, बताओ। दूसरा सर। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 सर। मैं इसे स्वयं हल करने में चौथा सर, फोर्थ सर, 4। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ सर, परामर्शदाता ऑप्शन नंबर जाने में बाधा नहीं है ना, वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? भाई ये तो कोई बात हुई, है ना। सर दूसरा सही होगा। मुझे तनाव से बाहर आने के लिए व्यवसाय की मदद की जरूरत है, भाई ये तो सही है। सुनो, चौथा है, के पास जाने में बाधा नहीं है। चौथा सर। चौथा भी देख लेते हैं एक बार, रुकिए रुकिए। कहता है कि परामर्शदाता के पास जाने में बाधा नहीं है। पहले प्रश्न को सुन लीजिए अच्छे से, मतलब आपके पास, मैं एक क्लाइंट हूँ,
मेरे पॉइंट में या मेरे मस्तिष्क में ये विचार आया, ये वाक्य आया कि परामर्शदाता के पास जाने में बाधा नहीं है, तो मुझे तनाव से बाहर आने के लिए पेशेवर की मदद की ज़रूरत है, मतलब व्यावसायिक कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता की मदद की ज़रूरत है। ये तो मैं सोचूंगा दूसरा वाला। अब ये मैं पहला पॉइंट बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि देखो मैं क्लाइंट हूं, आप काउंसलर हो। मैं सोच रहा हूं, मैं ये अपना एक वाक्य बना रहा हूं कि परामर्शदाता के पास जाने में बाधा नहीं है, मतलब मुझे आप लोगों के पास जाने में बाधा नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये तो कोई मेरे विचार बनेगा ही नहीं। दूसरा वाला पॉइंट इस प्रश्न के आधार पर अभी तक सही है, परामर्शदाता दूसरे से ही होगा सर इसका। जाने में बाधा नहीं है, सेकेंड सही है, सेकेंड। मुझे तनाव से बाहर आने के लिए पेशेवर की मदद की जरूरत है, और ये बात सही है, व्यावसायिक कार्यकर्ता की मुझे जरूरत है, तब मैं आपके पास आऊंगा। तीसरा देखता हूं, परामर्श बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट है सर। बर्बादी है। अच्छा ये बताओ, काउंसलिंग, परामर्शदाता के पास जाने में बाधा नहीं है, मतलब ये है कि परामर्श समय और धन की बर्बादी है, इसका मतलब मैं डिप्रेशन में ही रह जाऊं, यानी इस दृष्टिकोण, ये विचार है, एक वाक्य है, आपको अपने विचार को प्रस्तुत करने हैं इस वाक्य में, जो कि ये भी पॉइंट आपका गलत होगा, जो कि ये निगेटिव परिप्रेक्ष्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परामर्श के पास जाने में बाधा नहीं है, ठीक है, बाधा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यानी मैं इसे स्वयं हल करने में सक्षम हूं। अरे भाई, फोर्थ टोटल गलत है, मैं इसे स्वयं हल करने में सक्षम हूं, मुझे फिर क्या जरूरत है एमएसडब्ल्यू करने की, है ना, ये तो टोटली गलत हो जाता है कि परामर्शदाता के पास जाने में बाधा नहीं है, मैं इसे स्वयं हल कर लूंगा। अगर स्वयं हल कर लेते तो शायद एमएसडब्ल्यू इग्नू वाले चलाते ही नहीं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस चलाता नहीं कोर्स। तो चौथा तो टोटली गलत हो गया है सर, जिन बच्चे जवाब 4 दे रहे थे वो साफ क्लियर शब्दों में गलत है ना, तो यहाँ पे केवल और केवल आपका दूसरा सही होगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उस प्रश्न के आधार पे ऑप्शन को भी मैच करते चले साथ साथ, तब और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, ये तो फैक्ट है, आपको पता भी होगा, मैंने बताया भी है। इनमें ट्रांसैक्शनल एनालिसिस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ये जवाब बताना 100 का। बताइए। तीसरा है सर शायद। एक बार और बताइए, एक और मौका दिया हूं सर आपको, बताओ। सर पहला सर एरिक बर्न सर। हाँ, एरिक बर्न, बिल्कुल सही विकल्प। यहाँ आपको बता दूं, ये फैक्ट के सवाल, ये यहाँ आपके विचार काम नहीं करेंगे, आपको याद करना ही जरूरी होगा। सन 1950 का सर दशक था, और 1950 के दशक के दौरान ट्रांसैक्शनल एनालिसिस का थ्योरी का श्रेय जाता है एरिक बर्न को, यानी विकल्प नंबर फर्स्ट को। बीएफ स्किनर का नाम सर आता है, यानी जो मेथड आप बता रहे थे वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में उनका नाम आता है, ठीक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में उनका नाम हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ आपका यहाँ बेसिकली रोल बिल्कुल ही नहीं बनेगा। आपको बता दूं, इसका हिंदी होता है लेन देन का सिद्धांत, लेन देन का सिद्धांत, कहीं कहीं इसे कहा जाता है विनिमय का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत। एक्सचेंज थ्योरीज भी शामिल कर देता है कभी कभी इसको, है ना, एक्सचेंज। तो लेकिन एक्सचेंज थ्योरीज में एक बर्न का नाम नहीं आएगा, फिर वहां फिर जॉर्ज होमस का नाम देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, जॉर्ज होमस का नाम मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ अगर आपसे पेपर में सवाल पूछे कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के सिद्धांत या लेन देन मॉडल के सिद्धांत के जनक कौन है, उसका प्रतिपादन किसने किया है, तो एरिक बर्न का नाम आप लोगों को लगाना है, सन 1950 के दशक में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे हम बात करते हैं, तो एक सवाल और लेते हैं। मैंने आपसे 2 ट्रिक बताया, एक ट्रिक बताया है ड्रीम, याद होगा तो, दूसरा मैंने ट्रिक बताया है फ्री एसोसिएशन। ये इतने फेमस शब्द हैं 2 इंग्लिश में, हिंदी में जैसे
प्रक्षेपण, रक्षा युक्ति की बात कर रहा हूं, विस्थापन, दमन, ठीक है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अचेतन, ऐसे बहुत ही फेमस शब्द हैं। और इन शब्दों में जब हिंदी में इस तरीके के शब्द आते हैं, शुद्ध एकदम हिंदी दिखेंगे आपको, शुद्ध हिंदी दिखेगा, और इंग्लिश में ड्रीम और प्री एसोसिएशन, तो ये नाम सिगमंड फ्राइड का आता है। तो मनोविज्ञान में मुक्त साहचर्य के अभ्यास किसके द्वारा विकसित किया? सर दूसरा। हाँ, 101 का ऑप्शन जब चला जाता है तो वहाँ पे सिगमंड फ्राइड का नाम आता है। बिल्कुल सही जवाब मैडम आपने दिया है। इसे मुक्त संगति, मुक्त साहचर्य के नाम से जानते हैं हम लोग। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण में ये नाम देखने को मिला भी था हम लोगों को, और ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा। और ये सिगमंड फ्राइड ने फ्री एसोसिएशन इन द टेल की बात करते हैं, अगर इसके बारे में चर्चा अगर हम करते हैं, तो ये डेवलप विशेष रूप से जो किया है वो 1890 के दशक में किया था, 1890 के दशक में किया था। और 1892 और 1898 के बीच में ये बेसिकली एसोसिएशन की प्रथा को विकसित किया था। अचेतन विचारों और भावनाओं का पता लगाकर मनोविश्लेषण में इन्होंने सम्मोहन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था सिगमंड फ्राइड। हाइपोनोसिस शब्द बोलते हैं सम्मोहन को, है ना। तो ये शब्द बेसिकली शामिल होता है सिगमंड फ्राइड का, और सही विकल्प होता है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर। जॉन डीवी का नाम आता है व्यवहार में आता है, जॉन डीवी का नाम शिक्षा में आता है। फ्राइड सिगमंड फ्राइड की बेटी हैं, इनका नाम आता है ईगो साइकोलॉजी में, अहम मनोविज्ञान में। विलियम जेम्स का नाम आता है व्यवहारवाद, यानी मनोविज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 101 का एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, एक आखिरी क्वेश्चन 101 नंबर का, बाकी हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है विचारों को समझने के लिए एक उपकरण के रूप में स्वप्न विश्लेषण, ये तो स्वप्न विश्लेषण निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित है? आसान सवाल है, मुझे लगता है कि आप लोग बता दोगे। जी पहला सर। साइकोडायनेमिक स्कूल ऑफ थॉट। सर तीसरा हुआ इसका, मनोगति दृष्टिकोण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तीसरा है सर इसका। बिल्कुल सही जवाब है ना। यहाँ सही स्टेटमेंट आपका जो आया है वो तीसरा विकल्प है, मनोगतिशील दृष्टिकोण, साइकोडायनेमिक स्कूल ऑफ थॉट, इसको हम लोग दृष्टिकोण का नाम देते हैं। मेरे कहने का भाव ये है सर कि विचारों को समझने के लिए एक उपकरण के रूप में स्वप्न विश्लेषण की मुख्य रूप से मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंधित है, और मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा को हम लोग बोल सकते हैं मनोगतिशील दृष्टिकोण, और इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको साइकोडायनेमिक स्कूल ऑफ थॉट। विशेष रूप से सिगमंड फ्राइड का ये काम है, ये रोल आता भी है। किसका नाम आता है? सिगमंड फ्राइड का। यहाँ पे मैंने पहले ही ट्रिक बता दिया था, एक प्रकार से हिंट दे दिया था स्वप्न का नाम, है ना, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए फ्राइड का मानना था कि सपने अचेतन विचार, इच्छाओं और संघर्षों को प्रकट कर सकता है स्वप्न, है ना। तो स्वप्न व्याख्या और मुक्ति संगति का मतलब मुक्त साहचर्य जैसी तकनीक है, और इन तकनीकों का उपयोग करने वाला अगर कोई विद्वान है तो केवल और केवल एकमात्र विद्वान सिगमंड फ्राइड है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। अभी इसी लिंक पर आप लोगों की एक और क्लास होगी जो बेसिकली सामाजिक समूह कार्य के संदर्भ में प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है, ग्रुप वर्क में। तो पेपर है वो भी, मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इसको भी ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। तो ब्रेक देते हैं 10 मिनट का, सही रहेगा।